Thank you, Anup ji, for inviting me. Thank you. Thank you very much. Most welcome, sir. तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस फोरम पे आपसे बात करते हुए, और अगले 45, 50, 55 मिनट हम लोग बात करेंगे, और बातचीत का मुद्दा होगा कि अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ कैसे रहें। यानी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में, और परिवार से कोई चैलेंज आ गया है या हमारे नोन सर्किल में। इसके अलावा आज हम शरीर से तो हष्ट-पुष्ट दिखते हैं, लेकिन कहीं यानी कि उसमें जो स्टेमिना, जो एंड्योरेंस हमारी बॉडी में होना चाहिए, वो कहीं पे मिसिंग है। तो इस पे भी हमारी बात होगी, और लास्ट में 5-7 मिनट इस पे भी चर्चा होगी जरूर कि ये जो आज कोरोना महामारी फैली हुई है, जो कि एक बहुत ही भय का वातावरण व्याप्त कर चुकी है कई मनों में, कई लोगों के दिल में, तो इससे कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे हम इनसे भी अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं, जैसे कि होस्ट ने मेरा परिचय दिया कि मेरा नाम विजय सिंह है दोस्तों, मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूं, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंतनगर यूनिवर्सिटी से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन एनडीआरआई करनाल से किया, और फिर एक नेशनलाइज बैंक में एज ए ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया 1993 में, और लगभग 22 से भी ज़्यादा सालों तक मैंने उसमें सेवा दी। और फिर इस फील्ड में मैं कुछ सफल सक्सेसफुल लोगों से जुड़ा, उनकी कोचिंग में, उनकी मेंटरशिप में, उनकी गाइडेंस में, इस प्लान को भी मैंने एक्सप्लोर किया। दोनों जर्नी बढ़िया थी, बट दिस जर्नी इज ऑसम रियली। इस जर्नी को हम रोज एंजॉय करते हैं, और रोज ऊपर वाले को धन्यवाद बोलते हैं कि हमें ये मार्ग दिखा, हमें ये विजडम मिली इसको देखने की, समझने की, और इसके जो फ्रूट्स हैं, एक कंप्लीट बैलेंस लाइफ को आज हम एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। उस निर्णय को हम वास्तव में प्राउड फील करते हैं जो हमने इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट होने का लिया। पर आज हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य के ऊपर। तो दोस्तों, हम कोई एक मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, नाइदर वी आर डॉक्टर। हम एक हेल्थ के फील्ड में काम करने वाले एक वॉलंटियर हैं, और पिछले कुछ सालों में हमने जो लेटेस्ट कटिंग एज फ्यूचर फोकस्ड इंफॉर्मेशन इस फील्ड में फ्लो कर रही है, जापान एंड अमेरिका में रिसर्च चल रही है। वैसे तो ये सारी जो रिसर्च है, आउटकम है, हमारी देश की संस्कृति के हिस्से हैं। ये ऋषि मुनियों के टाइम से ही, उनके समय से स्वास्थ्य पे बात होती थी। ऋषि मुनि कैसे 100 साल से भी अधिक का जीवन व्यतीत करते थे, अपनी बॉडी को रिनोवेट, रेजुनेट, ट्रांसफॉर्म कर लेते थे। वो सारी वही प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पिछले बीच के संघर्ष में जिससे हमारा देश गुजरा, ये सारी चीजें डिस्कनेक्ट हो गई हैं, मिस हो गई हैं, और फिर से इस पे रिसर्च चल रही है यूरोप में। तो निश्चित तौर पे हम वो बातें शेयर करेंगे जो ऑथेंटिक है, जो हमारी टीम है दैट इज वेरी पावरफुल, जिसमें लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं, हेल्थ जर्नलिस्ट हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियन हैं। इन सब लोगों का उनके बिहाफ पर एक ऑथेंटिक वे में इंफॉर्मेशन आज आपको दी जाएगी। जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूं और रेफर करता हूं, और उनसे मेरा ये प्रेजेंटेशन मेजॉरिटी कवर होगा। जैसे ये एक बुक है, फाइटिंग बॉडी पॉल्यूशन। आज हर चीज पॉल्यूटेड हो चुकी है, ये कोई जनरल नॉलेज की बात है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। हेल्दी लिविंग विद फूड सप्लीमेंट, जिसमें हमारे हिप्पोक्रेट्स, जिनकी शपथ लेके आज मेडिकल की प्रैक्टिस चालू की जाती है, उन्होंने ये कह दिया था आपका खाना ही आपका दवा है और आपकी दवाई आपका खाना है। अपने खाने को ऐसा बना दीजिए कि वही दवाई का काम करे। वंडरफुल कोट्स। एक ड्यूक जॉनसन की बहुत ही फेमस बुक है आदर्श स्वास्थ्य क्रांति, जिसमें उन्होंने बताया कि आज इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिसऑर्डर्स। सेलुलर लेवल पे इन्फ्लेशन हो गया है, और वो इन्फ्लेशन
कंटिन्यूड स्ट्रेस, कुछ ऐसे अनहेल्दी हार्मोन निकल रहे हैं दिन भर हमारी बॉडी में जो उसको डीप पेनिट्रेट करके डैमेज कर रहे हैं सेलुलर लेवल पर। एक बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। इसके राइटर है रेडी स्ट्रैंड एमडी, नोबेल प्राइज नॉमिनी। ही वाज ए वेल क्वालिफाइड एमडी, लेकिन उन्होंने जब न्यूट्रिशन पे काम किया तो उन्होंने न्यूट्रिशन पे अपनी बची हुई लाइफ को, वर्क को डाल दिया। सच ए वंडरफुल राइटर। ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप न्यूट्रिशन का रोल जानना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और इनमें से कुछ जबरदस्त स्कैरी टाइटल भी हैं, मतलब पढ़ने में ही हंसी आती है। मतलब हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे, ये एक बहुत बड़े डॉक्टर ने लिखी है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, यानी बड़ी चर्चा का विषय है उन पे, लेकिन इसमें बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, वास्तव में ऑथेंटिक है। तो मैंने इसको भी पढ़ा। और एक और पुस्तक है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। सोचिए, मतलब नाम कितना अजीब सा है, हालांकि हमारा चर्चा का टॉपिक ये नहीं रहेगा। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसमें, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देख लेना अगर सही चल रहा तो मुझे योर इंटरनेट। तो हम नेक्स्ट इस पे आते हैं। ये एक वेलनेस का व्हील है जो डिजाइन किया गया है। पहले हमें डिफाइन करना चाहिए कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ का मतलब है इमोशनल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज भी आ जाती है स्पिरिचुअल हेल्थ। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है टेकिंग केयर ऑफ ईच डायमेंशन ऑफ द वेलनेस व्हील can help you to become more aware of the interconnected dimension and how all aspects of our life contribute to feeling well, both physically and mentally. तो इसका मतलब अगर हम लाइफ की बात करें हेल्थ की, तो हमारी हेल्थ का हर डायमेंशन महत्वपूर्ण है। तो आज हम फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे। तो अगर इसमें हम देखें तो नेक्स्ट इज the goal of life is to die as late as possible but young. And when we are young we lose health to gain the wealth, and we are old we lose wealth to regain health, जो कि वापस भी नहीं आ पाती जब लॉस्ट हो जाती है। तो अब अगर देखें बीमारियां किस तरह की हैं, क्या नेचर है, तो अगर आज हम 40-50 साल पहले के माहौल पे नजर डालें तो क्या बीमारियां होती थी तब? यस, तब भी होती थी। किस तरह की बीमारियां सुनने को मिलती थी? वो बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज होती थी, टीबी, हैजा, चेचक, डेंगू, प्लेग, चिकनगुनिया, जैसे अब कोरोना है उसी तरह की बीमारी। ये सब बीमारी कम्युनिकेबल थी और इनके खास बात क्या थी, इनके 3 लक्षण थे। पहला, ये हल्ला मचा के आती थी। नंबर दूसरा, ये कीटाणु के माध्यम से होती थी, जैसे आज बैक्टीरिया, वायरस जिम्मेदार है, हवा, पानी, मच्छर, मक्खी के माध्यम से तेजी से फैल जाती थी, इसलिए इनको महामारी कहा जाता है, पेंडेमिक, एपिडेमिक कहा जाता है। और जब इन बीमारियों से आदमी ग्रस्त हो जाता था तो काम काज नहीं करता था, बेड रिटर्न हो जाता था। यानी क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट पहले भी था, आज से 100 साल, 200 साल पहले, 500 साल पहले, जब ये हैजा, टीबी, इस तरह की बीमारी होती थी तो उनको कहते थे भाई इनका कमरा अलग कर दो, बर्तन अलग कर दो, इनके कपड़े, चारपाई सब अलग कर दीजिए। तो ये बीमारियां कम्युनिकेबल होती थी। इसमें जो कोरोना बीमारी है इसके बारे में लास्ट में हम जरूर 5 मिनट बात करेंगे, इसमें से एक बीमारी के बारे में। इन बीमारियों पे विज्ञान बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर लेता है। जैसे ही इनका वैक्सीन डिटेक्ट हो जाता है फिर ये महामारी नहीं बचती, इनसे कोई डर नहीं होता। जैसे आज हैजा कोई डरता नहीं है, कोई चेचक, इन सब के लिए एक वैक्सीन निकाल लिया गया और वैक्सीन लगता है, बीमारी अफेक्ट नहीं करती फिर। लेकिन आज हम जिस पे बात करेंगे वो है लाइफस्टाइल संबंधी बीमारी, जैसे बीपी, शुगर, कैंसर, अस्थमा, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर, पार्किंसन, थायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस, नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स हैं। कई बीमारियों के नाम भी नहीं लिए जा सकते, इसमें इतनी ज्यादा है, नई नई बीमारियां निकल रही हैं। और अगर आप इन बीमारियों को देखेंगे तो इनके भी 3 लक्षण होते हैं। पहला क्या होता है कि इनके लक्षण प्रकट नहीं होंगे, इनको साइलेंट किलर बोलते हैं। किसी को बीपी है, वो 6 महीने तक सिरदर्द की दवाई खाता रहेगा, बाद में पता चलेगा टेस्ट कराया तो बीपी हो गया। कई बार पता चलता है कि बंदे को 3rd स्टेज का कैंसर है, अचानक डिटेक्ट होता है।
यानी कि कोई इसका सिम्टम नहीं होते, जैसे उन बीमारियों के सिम्टम होते थे, बुखार आना, खांसी आना, पसीना आना, दस्त लग जाना, उल्टी होना, लेकिन यहाँ पे इनका कोई भी लक्षण प्रकट नहीं होता है। और दूसरा बात है, ये कीटाणुओं की वजह से नहीं होती बीमारियां, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और तीसरी बात है, इन रोगों से ग्रस्त व्यक्ति अपने काम काज को नियमित रूप से करता रहता है, वो ऑफिस भी जाता है, वो घर के सब काम भी करता है, जबकि उन बीमारियों से वो बेड रिडन हो जाता था। तो इन बीमारियों की बिल्कुल नेचर अलग है। अब ये देखा जाए कि ये बीमारियों की क्या स्थिति है भारतवर्ष में, बीमारी बहुत खतरनाक स्थिति में है। आज अगर हम कहते हैं भारतवर्ष नौजवान देश है और यहाँ एज मीडियम 35 ईयर का यंगेस्ट 65% जो पॉपुलेशन है वो जेन वाई की है, 35 साल से नीचे लोगों की है। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे अंदर एक पोटेंशियल है, एनर्जी है। लेकिन वहीं पे जब हम डेटा पढ़ते हैं कि भारत डायबिटीज की राजधानी बन चुका है, 3-4-5 साल के अंदर वो कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम की भी राजधानी बनने जा रहा है। हर घर में आपको थायराइड का पेशेंट मिल जाएगा, हर घर में डायबिटिक मिल जाएगा, हर दूसरे घर में हार्ट के पेशेंट मिल जाएंगे। सारी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्वे किया कि ये जो डेटा बढ़ रहा है, किलर होता जा रहा है, कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा बढ़ रहा है, पेट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और बहुत सारी चीजें, कैंसर आज 40% आबादी में घुस चुका है, सोचिए। लेकिन यहाँ पे रुक नहीं रहा, कहते हैं आने वाले 5 सालों में ये 75% तक पेनिट्रेशन कर सकता है भारतवर्ष में। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया कि पिछले 40-50 सालों में ऐसा क्या चेंज आया भारतवर्ष में कि आज ये बीमारियां घर घर की कहानी बन गई। तो तब 4 मुख्य कारण निकल के आए, वैसे कारण और भी हैं बट 4 मुख्य कारण है। पहला कारण निकल के आया कुपोषण, दूसरा आया प्रदूषण, तीसरा आया तनाव और चौथा आया लैक ऑफ एक्टिविटी, यानी श्रम का अभाव। कैसे ये बीमारियों में परिणित होते हैं ये देखते हैं। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कुपोषण, आज हम पेट तो भरते हैं दोस्तों, लेकिन उस फूड के अंदर क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी कम है। उसके अंदर जो एसेंशियल कंपोनेंट है फूड के अंदर, फाइबर और मिनरल्स, विटामिन, ये लैकिंग है। साल्ट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हम खा रहे हैं, फूड में वैरायटी नहीं है। कई बार तो एम्प्टी कैलोरी खा रहे होते हैं, समोसा खाया, चाउमीन खाया, मोमो खाया, ये सब क्या है? दे आर ओनली कैलोरीज, कोई न्यूट्रिशन नहीं है उसके अंदर। स्टोर फूड, प्रोसेस फूड, कई बार हम खाने को ओवर कुकिंग कर रहे हैं, टेस्टी बनाने के तड़काना, कई बार कुकिंग की वजह से ही न्यूट्रिशन नष्ट हो जाता है। आज प्रेशर कुकर हम लोग यूज करते हैं, तो जब प्रेशर कुकर में सीटी बजती है तो भले ही हम कैसी भी अच्छी सब्जी उसमें लाए हो, उसका रंग चला जाता है, तो उसके न्यूट्रिशन की क्वालिटी चली जाती है। इम्बैलेंस मील है हमारे, हाई कंजम्पशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, ये कुपोषण का एक एरिया है। इसलिए आज मोटापा बढ़ता जा रहा है। कहते हैं शहर में 4 में से 3 लोग आज ओवरवेट हैं, जबकि 4 में से 1 लोग ओबीस की सीमा पार कर गया है। इट इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। और कहते हैं ओबेसिटी कई बीमारियों में रिजल्ट करती है। कई बार हमारे सेशन ओबेसिटी पे भी होते हैं स्पेशल तौर पे। अगर आप ऐसा कोई सेशन अटेंड करना चाहेंगे तो जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया उससे आप कनेक्ट करिएगा, वो आपको ऐसे सेशन में इनवाइट करेगा जहां सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। दूसरा मुख्य कारण है प्रदूषण। हर चीज प्रदूषित। आज हम प्रदूषित हवा है, प्रदूषित पानी है, प्रदूषित मिट्टी है, फ्री रेडिकल डैमेज, स्मोकिंग है, अल्कोहल इनटेक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, व्हीकल पॉल्यूशन है। तो ये सारा जो पॉल्यूशन है ये सेल पे जाके फ्री रेडिकल डैमेज क्रिएट करता है। आप सोचो, एक सीरियल आया था बड़ा जबरदस्त जो आमिर खान जी ने बनाया था, उसमें था सत्यमेव जयते। उसमें 2 एपिसोड बड़े जबरदस्त हैं जो हेल्थ से कनेक्टेड है। एक था हेल्थ सिस्टम नीड हीलिंग। उन्होंने बताया कि आज स्वास्थ्य प्रणाली भी बीमार हो चुकी है, उसको भी क्योर की जरूरत है। किस तरह से आज मेडिकल साइंस में प्रैक्टिसेस हैं, हमारा ये चर्चा का विषय नहीं है। हमारा तो चर्चा का विषय उधर जानना ही ना पड़े तो कितना बढ़िया हो, यानी क्योंकि वहां पता नहीं किस बेसिस पे सारी चीजें टेस्ट कराना, अन्य आवश्यक दवाइयां लिख देना और उनके कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पर हमारा उद्देश्य है कि हम उधर ना जाएं, हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहें, इस पे काम करें।
तीसरे कारण पे आते हैं, तनाव। आज हर आदमी तनाव में है, यानी कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, घर में रहे, इतना एंजॉयमेंट को मिला, लेकिन वहीं पे एक सर्वाइवल का भी क्वेश्चन आ गया। ईएमआई नहीं रुक रही है, हालांकि कुछ बैंकों ने परमिट किया ईएमआई रोकने को, लेकिन उन्होंने मैसेज भी डाल दिया वैसा ब्याज नहीं रुकेगा, ईएमआई आगे जा सकती है। तो ये भी एक अगेन स्ट्रेस का कारण है। बॉस, यानी अगर जॉब में कोई भी बंदा है तो उसको एक चीज बड़ी अच्छी गिफ्ट में मिलती है नौकरी ज्वाइन करते ही, वो होता है उसका बॉस, जो बहुत प्यारा होता है, जो बहुत लवली होता है, जिसको रोज सुबह जाके हक करने का मन करता है। ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कई बार सारे स्ट्रेस वहीं से निकलते हैं, मतलब वो चाहता नहीं है देना, लेकिन सिस्टम बना हुआ, उसे भी कहीं से मिलता होगा, वो भी क्या करे बेचारा। तो लैक ऑफ टाइम एक चैलेंज है जिससे तनाव है, यानी एंजाइटी है। कई बार रात को बेचारे सोते सोते उठ जाता आदमी, क्योंकि कई बार खबर मिलती है यार, सोचता है कि बॉस से झगड़ा हो गया, अब सपना आ रहा है कि उसका ट्रांसफर पता नहीं कहीं उत्तरकाशी और उधर कर दिया कहीं डिब्रूगढ़, तो ये भी एक टेंशन हो जाता है। तो बहुत तरह के तनाव है, और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि स्ट्रेस 90% तक जिम्मेदार है कई बार बीमारियों को पैदा करने में। कई लोगों से आप सुनेंगे कि मैं वहां पर पोस्टेड था और वहां इतना रश ऑफ वर्क रहा कि मेरे को वहां डायबिटीज का पेशेंट बन गया, मैं हार्ट का पेशेंट बन गया वहां पे, ड्यू टू लॉट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज ए साइलेंट किलर, चिंता चिता समान। जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में निगेटिव हार्मोन निकलते हैं, और वो निगेटिव हार्मोन जो कि एक्यूट काम करने चाहिए थे, लाई और फाइट, जैसे हम किसी को सांप को देख लें, कोई अचानक झगड़ा हो जाए तो हमारा तुरंत हार्मोन निकलते हैं जो बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं और आदमी या तो लड़ता है या भाग जाता है। लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम ऑफिस में बैठे होते हैं, जब सारे बिजनेस स्ट्रेस जितना आज की तारीख में है, तो ये स्लोली हार्मोन निकलते हैं, जो अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड वगैरह से निकलता है, वो धीरे धीरे हर सेल को डैमेज करता है, स्लोली एंड स्लोली। जब सेल जो कि न्यूट्रिशन की कमी से पहले ही वीक हो चुकी है, वो डैमेज होने लगती है। कैसे ये इसमें रिजल्ट करता है ये भी बात करेंगे। और चौथा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कहते हैं आज हम मशीनी युग में रहते हैं, फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल है, फास्ट तो है लेकिन वो एक्टिविटी नहीं है उसमें, क्योंकि मैकेनाइज्ड है। नो टाइम फॉर एक्सरसाइज, ऑटोमेटेड है, बटन एज में रहते हैं, और व्हीकल का एक्सेस यूज है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, और हमारी हैबिट्स ऐसी हो गई हैं कि हम कैसे भी पड़ जाते हैं, कैसे भी बैठ जाते हैं और काम नहीं कर पाते। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर पसीना बाहर तो बीमारी बाहर, पसीना अंदर तो बीमारी अंदर। तो हमें ये भी एक कारण निकल के आया। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे बीमारियों में रिजल्ट, शुगर कैसे हो सकता है, इससे कैंसर कैसे हो सकता है इन कारणों से। तो ये इसमें बताया गया इस चार्ट में कि जो सेल है हमारी बॉडी की अल्टीमेट यूनिट है, फिर उससे टिश्यू बनता है, फिर एक ऑर्गन बनता है, फिर उससे एक सिस्टम बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी बिलियंस ऑफ सेल्स है हमारे अंदर, जिससे पूरा हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये सेल की क्या स्थिति हो गई आज, ये एक चार्ट से आपको पता चलेगा कि जो सेल है ये बीच में दिखाई गई है वीक सेल। क्यों हो गई वीक? क्योंकि इसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, जितना इसको प्रोटीन, जितना इसको विटामिन, जितना इसको मिनरल्स, ये सब छोटी छोटी चीज चाहिए थी जो इसको एक स्ट्रेंथ देती, इसकी फिजियोलॉजी को प्रॉपर रखती, वो आज अवेलेबल नहीं है हमारे खाने में। न्यूट्रिशन गैप से सेल वीक हो गई है, और ऊपर से दबाव आता है फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल जो केमिकल है, यूरिया है, पेस्टिसाइड है। सत्यमेव जयते का जो दूसरा एपिसोड है उसमें बताया गया था, जिसका नाम था टॉक्सिक फूड। इतने पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं भारतवर्ष में कि कई बार उसकी डोजेज हार्मफुल हो गई हैं। पंजाब जो अन्न का कटोरा कहा जाता था, वहां कैंसर के इतने ज्यादा केस हो गए हैं कि वहां से जो ट्रेन चलती है गुजरात के लिए, उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस रख दिया गया। सोचिए, वो चीज जो हमें फूड तो प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया उसने, लेकिन उस फूड को कहीं ना कहीं डैमेज कर दिया। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं हम, उसमें वो न्यूट्रिशन ही नहीं है जो होना चाहिए। अंदर से उसका जेनेटिक कंपोजिशन ही चेंज हो चुका है। वो सोचिए, व्हीट जो कि हमारा एक पोषण का सहारा था, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। अब कहते हैं व्हीट खाना बंद करिए, ये भी कई जगह बीमारियों की जड़ हो गई है। उसमें जो ग्लूटेन बीच में आ गया प्रोसेस में, इवोल्यूशन की प्रोसेस में, वो बीमारियों का कारण निकल रहा है। तो ये फ्री रेडिकल जब डैमेज होता है तो ये वीक सेल को डिजेनरेट कर देता है,
और कहते हैं आज अधिकतर बीमारियां जो हैं वो सेलुलर लेवल के डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। अगर पैंक्रियाज की सेल जो वीक हो गई है न्यूट्रिशन की कमी से और उसमें फ्री रेडिकल डैमेज होता है तो डिजेनरेट हो जाती है और फिर पता चलते हैं बीटा सेल्स काम नहीं कर रही, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अगर थायराइड की सेल वीक हो गई हैं तो वो फ्री रेडिकल से डैमेज हो जाती हैं और अपना हार्मोन नहीं बना पाती T3 T4, तो कहते हैं आपको थायराइड हो गया है। ऐसी जब हार्ट की काम वीक हो जाता है, उसको प्रोटीन न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो हार्ट्स की वॉल्व, हार्ट्स की जो फंक्शन है, मसल्स वो वीक हो जाती हैं। कहते हैं जी आपका हार्ट जो है वो 25% ही काम कर रहा है, बड़ा रिस्क है। आपके लंग्स जो हैं उसमें कुछ पैचेज डिजेनरेट हो गए हैं इस पे फ्री रेडिकल की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से। अब आपके लंग्स की कैपेसिटी 70% हो गई है, सोचिए। तो ये कहने का मतलब है कि कोई भी बीमारी जो आज बीपी, शुगर, कैंसर भी वीक सेल्स का एक रिजल्ट है। उसमें डीएनए अगर म्यूटेट हो गया, उस सेल्स का नेचर चेंज हो गया। वो नॉर्मली ऑक्सीजन पे डिपेंड थी, लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन या एसिडिक एटमॉस्फेयर या इस तरह की खान पान की वजह से, हैबिट्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उसका फूड सोर्स जाके ग्लूकोज पे चला गया, वो शुगर पे डिपेंड करती है, तो वो अननॉर्मल ग्रोथ देती है। तो इस तरह से देखा जाए तो बीपी, शुगर, कैंसर, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर, पार्किंसन, थायराइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सबका ये कारण है कि न्यूट्रिशन गैप से कहानी शुरू होती है और फ्री रेडिकल और स्ट्रेस और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से वो वीक सेल डिजेनरेट हो जाती है। ये उसका कारण है। लेकिन कई लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है, भाई साहब ये बीमारी के कारण ही बताए जाओगे या इसका हल भी बताओगे? हम तो यहाँ हल सुनने आए हैं, यानी बिल्कुल हल ही सुनने आए हैं। तो हम इसको सॉर्ट करके अब आते हैं कि इसका हल क्या है। तो जैसे एक्सपर्ट ने कहा है कि आदर्श स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें उसे कमाना पड़ेगा, जैसे हम धन को कमाते हैं ना। सोचो सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक एक ही चिंता में व्याप्त है कि धन कैसे आए, स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं आता। तो एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि बूढ़ा होना एक प्रक्रिया है, परंतु स्वस्थ तरीके से बूढ़ा होना एक आपकी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि अगर हम 50 साल के हो गए तो अब हमें बीमारियां लगी जानी है, जैसा कि एक साइकोलॉजी बना दी गई है, भाई साहब अब तो 55 के हो गए, डायबिटीज तो होनी है, घुटने तो जवाब देंगे ही आपके। ऐसा नहीं है। हमें अपने को स्वस्थ रखने का अधिकार है, हमारा दायित्व है। और हम तो ऐसे देश में रहते हैं जहां ऋषि मुनि 100 साल से ज्यादा की आयु और स्वस्थ तरीके से व्यतीत करते थे। तो ये स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है। तो ये स्वास्थ्य का फार्मूला है नहीं। कई लोग अभी भी इसमें देख रहे होंगे कि भाई अर्न लिखा है तो फिर पैसे की बात होगी। तो पैसे की बात नहीं होगी, एक्चुअली में स्वास्थ्य को भी अर्न करना पड़ेगा। और यही ऑप्टिमल हेल्थ का फार्मूला। ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब है आज हम स्वस्थ हैं, आने वाले समय में भी हम स्वस्थ बने रहेंगे। हम जैसे जैसे उत्तरोत्तर हमारी बढ़ेगी, लेकिन हमारे उसमें कोई डैमेज नहीं आएगा। तो स्वस्थ रहना एक हमारी चॉइस है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि कैसे इस अर्न का क्या मतलब है, तो पहले ई का मतलब होता है एक्सरसाइज। अब ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि एक्सरसाइज ना करनी पड़े, एक्सरसाइज और कर ले, बस बाकी काम बताओ। तो दोस्तों शुरुआत तो यहीं से होगी हेल्थ की। हमें ऐसे नहीं कि घंटों एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अगर हम 10-15 मिनट भी रोज एक्सरसाइज कर सकें तो हम एक उत्तरोत्तर बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी ले सकते हैं ऑप्टिमल हेल्थ की। पर वो एक्सरसाइज होनी चाहिए HIIT। HIIT क्या है? हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपका सांस फूलता हो। जब आप 5 मिनट करें तो सांस फूले और आपको लगे कि अब रुक जाओ यार, अब नहीं चला जा रहा, या जंपिंग नहीं की जा रही, और आपको एकदम से लगे हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ गई है, पसीना आ गया। तो 5, 10, 15 मिनट जैसे भी आपको टाइम मिले आप इसको टाइम जरूर दीजिए। अगला है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये भी अगेन बड़ा डिफिकल्ट काम है। जिससे पूछो कैसी जिंदगी चल रही है, कह रहा कट रही है, अरे यार बड़ा बेकार लाइफ हो गई है। जिससे पूछो नौकरी तो बढ़िया चल रही है, अरे यार मजा ही नहीं आ रहा है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में पूछ लो, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड या स्ट्रेस। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। यानी IQ का नाम तो सभी ने सुना है, इंटेलिजेंस कोशेंट, और सब चाहते हैं मेरे बच्चे का IQ बड़ा हाई हो।
लेकिन अगर मैं प्रश्न पूछूं, क्या आपने सुना है ईक्यू क्या होता है? आपने सुना है एसक्यू क्या होता है? तो ईक्यू स्टैंड फॉर इमोशनल कोसेंट एंड एसक्यू स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल कोसेंट। इन दोनों की तो, तीसरे की तो चर्चा ही नहीं होती आज की दुनियादारी में। लेकिन अगर बात करें दोस्तों, तो हेल्थ का अल्टीमेट सोर्स यहीं से ओरिजिनेट होता है। इमोशनल कोसेंट की बात करें, आज भारत में इतनी आत्महत्या हो रही हैं। सोचिए, हर सफल व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, चाहे वो कॉफी कैफे डे के मालिक हो, चाहे कोई आईएएस को सुनेंगे गोली मार ली, किसी ने खुद को आत्महत्या कर ली, बड़ा बड़ा करोड़ों के पैकेज में। अभी लास्ट में ही सुना कि एक सक्सेसफुल स्टार ने आत्महत्या कर ली। महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। बच्चों का कौन सा ब्लू व्हेल गेम चला था जिसमें बच्चे सुसाइड कर रहे थे? तो ऐसा क्या हुआ इसमें कि आज लोग सुसाइड ज्यादा करने लगे? तो ये एक उनके एटीट्यूड की वजह से है कि क्या वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। आज पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत बड़ा अभाव देखा जाता है। EQ इज वेरी वीक, और कहते हैं वीक जिंदगी में जो हमारी सफलता मिलती है वो हमारे EQ से डिसाइड होती है। यानी लाइफ में हम सक्सेसफुल हैं या नहीं है, अपने फैमिली को लेके सक्सेसफुल हैं या नहीं है, ये कहाँ से डिसाइड होता है? जब एक का EQ अच्छा होता है। और खुशी की बात यह है दोस्तों, EQ को बढ़ाया जा सकता है, यानी अपनी सफलता को बढ़ाया जा सकता है। और उसमें EQ डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी एसोसिएशन से। हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन क्या आज पॉजिटिव है? निगेटिव ज्यादा है। तो पॉजिटिव कैसे हो सकता है? पहले हमारी एसोसिएशन सही हो, हमारी एनवायरनमेंट सही हो। एसोसिएशन में हम क्या पढ़ते हैं, कौन सी बुक पढ़ते हैं, हम टीवी पे क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं। अगर हम रात को सोते हुए हॉरर शो, सोना है तो जाग जाओ, डरना मना है, सावधान इंडिया और इस तरह के खतरनाक जब हम देखते हैं तो रात को भी वैसे सपने आते हैं। वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, और सुबह जब हम उठते हैं वैसे लगता है यार नींद ही नहीं आई ढंग से, फ्रेश ही फील नहीं कर रहे, रात भर तो दौड़ रहे थे, पीछे भूत पड़ा था, अचानक उठे पसीने से तरबतर, अरे लगा बच गए यार, अभी खा गया होता अगर जागते नहीं तो ये सब एक हमारे एटीट्यूड में कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रखा है। तो अगर हमें अपने एटीट्यूड को सही करना है तो हमें सही लोगों की एसोसिएशन में आना पड़ेगा। हमें अच्छी चीजें, अच्छे सीरियल देखने पड़ेंगे, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, और भी जो ऐसे प्रेरणादायक और आपको उत्साह देने वाले कि यार जिंदगी खत्म थोड़ी हुई है, शुरू हुई है जिंदगी। ये एक चैलेंज है कि हम बच्चों को सक्सेसफुल होना तो सिखा रहे हैं, सक्सेस हैंडलिंग तो सिखा रहे हैं, पर व्हेन द फेलियर्स कम, जो कि एक जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हाउ टू हैंडल द फेलियर्स, हाउ टू अंडर द डिफिकल्ट सिचुएशन, ये हम सीखते हैं एक पॉजिटिव एसोसिएशन में रहेंगे। तो ये एक बहुत हिस्सा जबरदस्त टॉपिक है, और इस पे हमारे कुछ मेंटर्स हैं जो बड़ी जबरदस्त बात करते हैं। मैं यही कहूंगा, कल 6:30 बजे एक प्रोग्राम है, जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया उससे उसका लिंक और पासवर्ड लीजिएगा, ऐसी जूम का, और वो 1 घंटा आपको जबरदस्त माहौल से कनेक्ट हो जाएंगे, जहां जो निगेटिव दुनिया है, क्रिटिक, कंप्लेन, ये लेग पुलिंग, इससे अलग हटके जो एप्रिसिएशन, इनकरेजमेंट और कॉपरेशन, एक अलग दुनिया है जहां एक आप भावनात्मक रूप से बड़ा अपलिफ्टेड फील करेंगे, एक हैप्पीनेस का माहौल होगा, और वो 1 घंटा आपका जबरदस्त यादगार होगा, और एक बहुत बड़े एक्सपर्ट से भी मिलेंगे आप। तो उस 1 घंटे में आप जरूर आइए, देखिए क्या पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, जहां आपकी सक्सेस की बात हो, जहां आपके लिए तालियां बजाई जाएं, जहां आपकी हैप्पीनेस की बात हो। तो ये एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक यूनिवर्सिटी है जहां आपको ये देखने को मिलेगा। कल आप जरूर उसका एक टाइम लीजिएगा, तो 1 घंटा मजा आएगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है प्रॉपर रेस्ट। ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इसको सुनते ही मजा आ जाता है कि रेस्ट करना है, कभी भी करा लो। तो लेकिन एक्सपर्ट ये कहते हैं 6 से 8 घंटे से तक का रेस्ट करना, इससे ज्यादा का उचित नहीं है, क्योंकि इसको भी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना है कि दिन में काम करना है, हमें परिश्रम करना है, और रात को टाइम से सोना और सुबह टाइम से उठना है। क्योंकि जैसे ही हम समय से सोते हैं तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, कुछ हार्मोन हमारे शरीर में तब निकलते हैं जब हम समय से 10-11 बजे तक सो जाते हैं, और वो हार्मोन निकलते हैं हमारी बॉडी में और रिपेयर और हीलिंग करते हैं पूरे शरीर को, सेलुलर लेवल पे जाके रिपेयर करते हैं। और वो अगर हम लीवर फैटी हो रहा है, क्यों हो रहा है कि बंदा 1-2 बजे तक ऑनलाइन है, यानी ऑनलाइन का मतलब सब समझते हैं आज। तो क्यों 2 बजे ऑनलाइन है जबकि 11 बजे सो जाता, तो लीवर की भी रिपेयर हो जाती, किडनी की भी रिपेयर हो जाती, ब्रेन की भी रिपेयर हो जाती, हार्ट भी रिपेयर होता उस हार्मोन से।
लेकिन चूंकि वो ऑनलाइन है बंदा, तो रिपेयर ही नहीं हो रहा। वो हार्मोन निकले तब जब आप आंख बंद करके सोइए। हमारी ग्लैंड है पिट्यूटरी के, हाइपोथैलेमस, ये सारी ग्लैंड रात को जब हम सो जाते हैं तब कुछ हार्मोन निकलती है जो हमें रिपेयर करती है। तो हमें बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना चाहिए, टाइमिंग दी है, तो हमें रेस्ट भी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। और लास्ट में एक टॉपिक है जिसपे हम जरूर आपसे, हालांकि समय हो रहा है, पर 10 मिनट जरूर बात करेंगे इस पे। व्हाट इज दैट? दैट इज न्यूट्रिशन। जैसे कि हमने बताया, EARN, एक्सरसाइज आपको करनी है, यानी कल से चाहो कर लो। एटीट्यूड आपको चूज करना है, बिकॉज यू कैन चूज योर एसोसिएशन, यू कैन चूज व्हाट यू रीड, यू कैन चूज व्हाट यू सी ऑन टीवी, ये सब आप चूज कर सकते हैं। तीसरा जो रेस्ट है वो भी आप चूज कर सकते हैं। सोने जाएंगे तो कोई आपको जगाएगा नहीं और आप खुद अपना रूटीन डिसाइड करेंगे। लेकिन जब चौथे पार्ट में आते हैं हम न्यूट्रिशन में, तो यह कई बार हम कॉन्शियस हैं, हम चाहते हैं अच्छा न्यूट्रिशन ले, अच्छा क्वालिटी लें, लेकिन चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसान खेत में क्या डाल रहा है, कहाँ से वो प्रोसेस हो रहा है, कहाँ से वो हम तक पहुंच रहा है, कितना एडल्ट्रेशन है, कितना कंटामिनेशन है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस पे हम बात करेंगे 5 मिनट आपसे, 10 मिनट, कि कैसे हम न्यूट्रिशन के पिलर को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आज हमारे हेल्थ को लेके। अगर हम इसको देखें, अगेन वही चीज निकल के आती है, चूंकि सेलुलर लेवल के डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं, जिससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, डिजेनरेट हो रही हैं, चाहे कहीं की भी सेल्स ले लीजिए बॉडी में। तो अल्टीमेट क्वेश्चन आता है, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपनी कोशिका को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और वो कोशिका क्या चीज चाहती है आपसे? वो ये नहीं चाहती कि 4 समोसे और कोल्ड ड्रिंक ले लो, या आज चाउमीन खिलाओ, या आज तो जो है किसी, ये तो बस टेस्ट बट यहीं तक है, मुंह तक, इसके बाद टेस्ट का कोई सेंस नहीं रहता, इसके बाद एक ही सेंस रहता है, न्यूट्रिशन। तो ये सेल आपसे चाहती है कि मुझे कुछ अच्छे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दीजिए, कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स दीजिए, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दीजिए, खूब सारा पानी दीजिए, ताजी हवा ऑक्सीजन वाली दीजिए, और जो इस पूरे कंबस्शन एनर्जी प्रोडक्शन में जो वेस्ट हो रहा है उसको रिमूव कर दीजिए और एक हेल्दी सेल मेंटेन करिए। और जब ऐसी हेल्दी सेल मेंटेन होती है तो वो टिश्यू हेल्दी हो जाता है, वो ऑर्गन हेल्दी हो जाता है, और इस तरह से बॉडी हेल्दी हो जाती है। तो इसका क्या रोल है? अब अगर न्यूट्रिशन की बात करें हम, तो न्यूट्रिशन 2 भागों में बढ़ते हैं। पहला है मैक्रो न्यूट्रिशन, यानी कि जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कुछ माइक्रो, जैसे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। अब आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट पे जब बात उठती है तो ये जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं हम लोग। पूरे दिन की डाइट को देखिए, कल की शुक्रवार की आप देखेंगे सुबह से शाम तक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही जा रहा है हमारे पेट में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का रेशियो 30-30-30 होना चाहिए जनरली, पर ये देखेंगे कि 70-80% तो कार्बोहाइड्रेट ही खाया हमने। प्रोटीन खाया क्या? सोचना पड़ेगा। फैट लिया क्या? वाला फैट नहीं जो तेल कढ़ाई में डाला जा रहा है, एसेंशियल अच्छा वाला फैट, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। सोचना पड़ेगा। अगर मैं ओमेगा फैट की बात करूंगा कि इसके सोर्स ये हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैट है, एसेंशियल फैट है, और बाकी खराब फैट भी है, जैसे ट्रांस फैट, वो तो खाना ही नहीं चाहिए, और सैचुरेटेड फैट है। लेकिन अगर अच्छे फैट की बात करें, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 3 मिलता है ड्राई नट्स में, मछली में, जैतून में, अलसी में, इनमें ओमेगा 3 मिलता है। आप सोचोगे कब खाए थे? दिवाली पे। जबकि इनका रेशियो होना चाहिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का होना चाहिए 1:10, यानी 1 यूनिट अगर ओमेगा 3 खा रहे हैं तो 7 से 10 यूनिट तक ओमेगा 6 खा सकते हैं। लेकिन क्या ओमेगा 3 खाया? नहीं। ओमेगा 6 वो तो खा ही रहे हैं, उसके अलावा ट्रांसफैट खा रहे हैं। तो ये रेशियो डिस्टर्ब हो गया, जिससे आज भारत हार्ट की प्रॉब्लम की राजधानी बनने जा रहा है अगले 2-4 सालों में। साइलेंट हार्ट अटैक पड़ रहे हैं लोगों को, अंदर ब्लॉकेज है, जैसे सीवर लाइन नहीं ब्लॉकेज हो जाती, बाद में पता चलता है जब सब कुछ चोक हो जाता है, ऐसे शरीर के अंदर सब कुछ चोक हो रखा, आर्टरीज, वेन, उनके अंदर क्लॉडिंग्स है। जैसे अगर आप देखें, घर के किचन में जाएंगे तो किचन के ऊपर चिमनी लगी हुई है, और उस चिमनी को जब छुटाया जाता है, कितना उसमें चिकनाई जमा होती है, कितना डिफिकल्ट काम है उस चिकनाई को छुटाना। वही तो हम खाना खा रहे हैं, ऐसी अंदर सब कुछ जमा हुआ है, बाहर से बढ़िया दिख रहे हैं लेकिन अंदर
सब कुछ जमा हुआ है। तो अगर हमें इसको सही करना है तो एक ही काम कर सकते हैं, ओमेगा 3 को मात्रा को बढ़ा दें ताकि ओमेगा 6 बैलेंस हो जाए। तो ओमेगा 3 में वो कैपेसिटी है कि वो सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर देगा और आर्टरीज वेन में इस तरह से ब्लड फ्लो होगा जैसे पाइपलाइन में पानी बहता है। ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है, मस्तिष्क के बूढ़ा होने को रोकता है, आपके बालों को ग्लो लाता है। जैसे बंगाली लोगों को देखेंगे आप, उनके बाल अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है, उसका रोल है ओमेगा 3। आज आदमी सठिया रहा है, 60 का नहीं हो रहा। पहले कहते थे 60 साल में सठियाता था, है नहीं, लेकिन आज 40 साल वाले की बीवी बोल देगी तुम तो सठिया गए हो। न कैसे सठिया गया, उनने कहा चाबी जेब में रहती है और पूरे घर में ढूंढते फिरते हो, है नहीं, पेपर फाइल के अंदर रखा है, पूरे ऑफिस में हंगामा काटा हुआ, भाई फाइल कहाँ ढूंढो, पेपर कहाँ ढूंढो, सब ढूंढने में लगे, पता चला वो तो फाइल के अंदर मिल रहा है, भूल गए, कोई लिस्ट दी वो भूल गए। मतलब आदमी का मस्तिष्क जो है वो एक तरह से प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जो एल्जाइमर, डिमेंशिया ये जो हो रहा है, इसमें ओमेगा 3 का भी एक रोल आता है। तो ओमेगा 3 जरूरी है। प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन जो है कितना चाहिए, आज अगर लेडीज को जनरली 50 से 55 ग्राम और एक एवरेज मेल को लगभग 60 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन क्या हमें मिल रहा है? आंसर इज बिग नो। ये डेटा है कि भारत की 80% आबादी प्रोटीन के कुपोषण का शिकार है। अगर आप सुबह से शाम तक 10 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कप दूध, 1 कप दही और 3-4 चाय, 3-4 बिस्कुट, 1-2 फल, 3-4 सलाद के पीस, इतना अगर खा रहे हैं, रात को एक डिश भी ले रहे हैं पनीर या चिकन की, तो आपको 30 से 40 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। हमारा पूरा शरीर लगभग 60% प्रोटीन है इसके अंदर। लीवर किससे बना है? प्रोटीन से। हार्ट किससे बना है? प्रोटीन से। पूरा शरीर, त्वचा, बाल किससे बने हैं? प्रोटीन से। तो अगर प्रोटीन हमारी डाइट में कम है तो ये अंग धीरे धीरे वीक हो रहे हैं, और जब वीक सेल पे किस तरह से वो डिजेनरेट हो सकती है, एक बहुत बड़ा खतरा है। हार्मोनल डिसबैलेंस, इम्यून सिस्टम का डिसबैलेंस, कोरोना का डर सता रहा है, प्रोटीन डाइट में ले नहीं रहे। भाई अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो इम्यून सिस्टम कैसे काम करेगा? वो तो लाइपोप्रोटीन का बना होता है, ओमेगा 3 प्लस प्रोटीन, दैट बिकम इम्यून सिस्टम, दैट बिकम हार्मोन सिस्टम, दैट बिकम मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स, जो उसको प्रोटेक्ट करती है। वो ओमेगा 3 और कुछ अमीनो एसिड लाइपोप्रोटीन बन के सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, वो प्रोटेक्ट करती है सेल को। तो प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। एक एडल्ट को लगभग 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है कि हम इसकी डाइट में बढ़ाएं। और तीसरा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में इसमें कुछ नहीं कहना है, एक ही लाइन कहने से काम हो जाएगा, कल से कम कर दो, जितना कम कर सको। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नमक, रिफाइंड तेल, ये तो बंद करना ही है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इंटेंशनली बंद करने की जरूरत है। चीनी बिल्कुल बंद, व्हीट का इंटेक कम, बिस्कुट, नमकीन, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, जितना भी हटा दिया जाए उतना बढ़िया है। तो इन तीनों पे काम करना है। और अगली बात आती है विटामिन एंड मिनरल्स की। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 13 विटामिन, 11 मिनरल्स हमारे शरीर को चाहिए रोज। क्यों? जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है हमारे शरीर में, चाहे वो एनर्जी प्रोडक्शन के हों, चाहे वो नर्वस ट्रांसपोर्टेशन के हों, चाहे जो भी फंक्शन हमारे शरीर में चल रहे हैं आज, उसमें हर एक में विटामिन मिनरल्स का रोल है। विटामिन के बिना तो फिर भी हम कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन मिनरल्स तो फैटल हो सकती है उनकी कमी। जरा सा सोडियम लो हो जाए, जरा सा पोटेशियम लो हो जाए, जरा सा क्लोराइड लो हो जाए, तुरंत पता चलेगा आदमी बेड पे चक्कर खा के गिर पड़ा। तो विटामिन मिनरल्स दे आर वेरी नेसेसरी। पूरी जो प्रक्रिया है इम्यून प्रोडक्शन की और हार्मोन प्रोडक्शन की, उसमें मिनरल्स दे वर्क एज ए कैटलिस्ट एंड एंजाइम। सब कुछ होते हुए भी अगर नेसेसरी विटामिन मिनरल्स मौजूद नहीं है तो वेस्ट है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि वो कन्वर्जन नहीं किया जाएगा। उसके कन्वर्जन में एक मिनरल्स की जरूरत होती है, जैसे शुगर मेटाबॉलिज्म में क्रोमियम चाहिए। तो इस तरह से विटामिन मिनरल्स का रोल है। और कोरोना के लिए विशेष तौर पे कहा गया है कि विटामिन D3 और जिंक ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। जब वायरस सेल के अंदर घुस जाता है, जो उसका तरीका होता है काम करने का, तो उसके रिप्रोडक्शन को ये रोकते हैं विटामिन D3 एंड जिंक। तो इस पे बात करेंगे लास्ट में, ये तो एक जनरल टच था। इसके अलावा हमें एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 5 तरह के फल, 5 तरह के सब्जी रोज खाने चाहिए, तब आपको 11 विटामिन और 13 मिनरल्स मिलेंगे। तो क्या ये खा पाते हैं?
हमारे एक्सपर्ट हैं वो बड़े जबरदस्त तरीके से बताते हैं कि आज एक सब्जी बनाने के लिए तो हमारी एक पत्नी को खूब हमें फुसलाना पड़ता है कि बना दो भगवान आज सब्जी खाएंगे, है नहीं, उसमें मेहनत पड़ती है ना। तो आप सोचो अगर 5 फल 5 सब्जी बनाने की नौबत आएगी तो क्या होगा, है नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लो बना भी दी पत्नी ने तो आप खाओगे कैसे आज, और खाओगे तो पचाओगे कैसे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये साइंटिफिक फैक्ट है कि हमें उतने विटामिन में डिफरेंट कलर चाहिए, हर कलर का अलग रोल है। लाल फल और सब्जी का रोल है आरबीसी, वायलेट फल और सब्जी का रोल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाइट सब्जी और फ्रूट्स का रोल है हमारा हार्ट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ। इस तरह से ग्रीन का अलग रोल है न्यू सेल प्रोडक्शन। क्या ये सारे आपकी डाइट में आ रहे हैं? कई बार हम सब्जी लाते हैं ऑर्गेनिक सर्वे चौक पे जाके, लेकिन उसको ऐसा प्रेशर कुकर में चढ़ाते हैं, इतना खूब उसको तेज आंच पे जल्दी से खाना बन जाए बस, तो वो सब कुछ नहीं पेट भरने के लिए खा रहे हैं। यानी कि अपने कुकिंग सिस्टम को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जिन वॉलंटियर ने आपको बुलाया है वो बताएंगे कि क्वीन के नाम से कुकवेयर है जो 0 ऑयल में खाना बना सकता है, क्योंकि ये कहा गया ऑयल कुकिंग में ना डालो, ऊपर से खाने में डालो, वो बेहतरीन है। कुकिंग में डैमेज होता है, धीमी आंच पे खाना बनता है क्वीन में, 30 साल की वारंटी है, हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील का बर्तन है, और इतना टेस्टी खाना बनेगा जैसे कभी भूल गए हो गांव में खाया हो। दाल और जो भी चीज बचाओ, चाहे मटन, इतनी खुशबू आएगी चूंकि वो पूरा गल चुका होगा धीमी आंच पे, उसका न्यूट्रिशन प्रिजर्व होगा, उसका कलर प्रिजर्व होगा, और वो आपको लगेगा कि यार जबरदस्त चीज खा रहे हैं हम। यू विल सी द इम्पैक्ट विद इन 6 मंथ ऑन योर हेल्थ। तो ये विटामिन मिनरल्स का रोल है। और फाइबर हमारी डाइट में 38 मिलीग्राम होना चाहिए, लेकिन हर चीज में फाइबर गायब है। आटे में फाइबर नहीं है, चोकर नहीं है, हम खीरा छील के खाते हैं, सेब छील के खाते हैं, हर तरह से हमारी डाइट में फाइबर गायब है। तो आज जो फाइबर जो हमारा शुगर कंट्रोल करता है, वेट कंट्रोल करता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, उसमें से कुछ वाटर सोल्यूबल, कुछ नॉन वाटर सोल्यूबल फाइबर होता है। तो ये सारे काम रुक रहे हैं, इसलिए आज कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाने की जरूरत है। तो लास्ट 5-7 मिनट में इसको कंक्लूड करते हैं हम। अब इसका हल क्या है? फिर हल क्या है इसका? इसका हल है कि हम ये सब कि हम अपनी डाइट को सप्लीमेंट करें। न्यूट्रिशनल गैप जो पॉल्यूशन की वजह से, जंक फूड की वजह से, स्किपिंग मील की वजह से, एडुकेट डाइट और अडल्ट्रेशन की वजह से हो रहा है, उस गैप को पूरा करें। तो गैप को पूरा कैसे करेंगे? जैसे दोस्तों आज इनकम सप्लीमेंट करने की जरूरत है, फाइनेंशियल इम्यूनिटी चाहिए ना सबको। एक इनकम वाला थोड़ा खतरा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो गया आजकल हाल। तो ऐसे ही न्यूट्रिशन का भी चल रहा है, जरूरत है रुपए की, मिल रहा है अठन्नी, तो उसको भी सप्लीमेंट करना है और उसको भी करना है, उसके बारे में कभी अलग बात होगी। तो हमें सप्लीमेंटेशन करना है, बट सप्लीमेंटेशन शुड बी फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो, एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, एसिमिलेशन अच्छा हो, उसके साइड इफेक्ट ना हो, इफेक्टिव हो और अवेलेबिलिटी हो। कहीं ऐसे व्हाट्सएप पे फार्मूले सुनने को मिल जाते हैं जो लगते हैं बस इसे खा लो, थायराइड सही, शुगर सही, सब कुछ सही, लेकिन उसको समझ में नहीं आता ये कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। लेकिन ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो इसमें एक बहुत बड़ी ब्रांड को इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि वी आर देयर ब्रांड एम्बेसडर। न्यूट्रीलाइट एक ऐसी ब्रांड है जो पिछले 80 से भी ज्यादा सालों से वर्ल्ड में चल रही है, 100 से ज्यादा देशों में यूज हो रही है, इंडिया में 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और न्यूट्रीलाइट इज अ वंडरफुल ब्रांड। इसके कई प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। मैं इसका 10 साल से प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मेरे पिताजी इसका मल्टीविटामिन डेली यूज करते हैं, मेरी वाइफ, बच्चे, सब लोग इसको खूब प्रोडक्ट यूज करते हैं। और भगवान के कृपा से और न्यूट्रीलाइट की वजह से और उस अर्ण फार्मूले की वजह से पिछले 4-5 सालों से कोई हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं है। वी आर ब्लेस्ड। तो न्यूट्रीलाइट ही क्यों? कई आदमी कह सकते हैं ये कंपनी वो कंपनी, 36,000 कंपनी है आज बाजार में, क्योंकि यही वो कंपनी है जो सीड से सप्लीमेंट तक काम करती है। और यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसके हाथ में वो डब्बा आता है और वो खोलता है, और उससे पहले हर चीज इन्हीं के कंट्रोल में होती है। एंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, इकलौती कंपनी है विश्व की। सोचिए, इन्होंने यहाँ पर त्रिफला, ब्राह्मी, अश्वगंधा ये सब जनरेट किया, और यही प्रोडक्ट हम भी खा रहे हैं, और ये एक्सपोर्ट होके अमेरिका में जा रहा है, और अमेरिका में भी अश्वगंधा खाया जा रहा है। सोचो, सेम क्वालिटी, सेम टैबलेट इन डिफरेंट 100 कंट्रीज। कई बार हम कोक की बोतल पीते हैं, अमेरिका में $1 की आती है और यहाँ पे 10 रुपए की आती है।
वो कितना फर्क होता है क्वालिटी में। कंपनी एक ही है, क्वालिटी बदल गई, इंडिया के लिए अलग हो गई, वहाँ पेस्टिसाइड भी पाया जाएगा, वहाँ सब कुछ स्टैंडर्ड है। लेकिन जब इस कंपनी की बात होती है, जो मल्टीविटामिन आप इंडिया में खा रहे हैं दोस्तों, वही मल्टीविटामिन यूएसए में भी दिया जाएगा, वही 100 कंट्रीज में वही प्रोटीन पाउडर, सेम प्रोटीन पाउडर, सेम क्वालिटी सब जगह अवेलेबल होगी। दिस इज द पार्ट, क्योंकि वी आर ह्यूमन, वी डिजर्व द बेस्ट। तो बहुत कुछ है इसके बारे में कहने के लिए, इट इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब सवाल ये उठता है लास्ट में, कोई ये बोलता है कि मैं हेल्दी हूं तो मुझे क्या लेना चाहिए बताइए सिंह साहब। और कोई ये बोलता है मैं थोड़ा लीवर का कुछ प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा, तो मेरे लिए क्या हो सकता है आपके यहाँ। तो यस, अगर हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहना चाहते हैं, तो इसका फार्मूला है पीडीओ। ओपीडी का उल्टा, ओपीडी नहीं जाना है, पीडीओ लो। यानी प्रोटीन लो 1 से 2 स्कूप डिपेंडिंग अपॉन योर डाइट, मल्टीविटामिन डेली लो 1 से 2, ओमेगा 3 लो 1 से 3। अगर आप इसको लेते हैं 50 से 100 रुपए का खर्चा आता है, और EARN को फॉलो करते हैं रोज, तो दोस्तों आप जवान बने रहेंगे, दिल से भी और बॉडी से भी। उम्र तो एक ज्योमेट्रिकल इक्वेशन है, बढ़नी है, उसको नहीं रोक सकते, लेकिन आप इंजॉय करेंगे लाइफ को। तो ये एक हेल्दी जोन का खर्चा है। लेकिन अगर अनहेल्दी जोन में आ गए हैं किसी कारणवश, ये जो सारे चैलेंजेस मैंने गिनाए, तो एक एक्सपर्ट है हमारे हेल्थ जर्नलिस्ट, उनकी रिकमेंडेशन के साथ आपको कुछ प्रोडक्ट दिए जाएंगे। हार्ट हेल्थ है तो अलग, जॉइंट हेल्थ है तो अलग, लंग्स के लिए है तो अलग। जैसे लंग्स के लिए बड़ा अच्छा पैकेज आ रखा है इस समय, तो तब ये कॉस्ट 200 से 250 रुपए पर डे हो जाएगी। और आप ऐसा 6, 8, 12, 24 महीने लेंगे तो फिर धीरे धीरे हेल्दी जोन में आ जाएंगे, और वही एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट, न्यूट्रिशन पे काम करते हुए फिट बने रहेंगे। तो ऐसा करा जा सकता है। लास्ट में जरूर बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर। कई बार हमें पता नहीं होता बीमारी का होने का तरीका क्या है। मलेरिया होता है वो अलग तरीके से होता है, पेट में वर्म्स हो जाते हैं वो अलग तरीके से होते हैं, वायरल बीमारी होती है वो अलग तरीके से, इनका मॉडस ऑपरेंडी अलग है। अगर हमें वायरस से बचना है, कोरोना वायरस से बचना है, तो इसके 2 ही हल हैं दोस्तों। पहला है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा है ब्लड प्रूफ योर इम्यून सिस्टम। आप अपने इम्यून सिस्टम को अगर ब्लड प्रूफ कर दिए तो आप इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। ये बीमारी आएगी भी तो कोई डैमेज नहीं करेगी आपकी बॉडी को, ऐसी ही चली जाएगी जैसे खांसी, जुकाम, बुखार हुआ। अगर हमारी शरीर खोखला हो चुका है, बीपी, शुगर, इन बीमारियों के चलते, तो बॉडी को डैमेज कर सकती है। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना है। हमें अपनी डाइट में अल्कलाइन चीजें खानी है, सब्जियां, फल खानी है, एसिडिक चीजों का प्रयोग बंद करना है। और न्यूट्रलाइट के कुछ प्रोडक्ट हैं, तुलसी की टैबलेट, कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, रेस्पिरेटरी हेल्थ है, और विटामिन सी है। इस तरह से ये प्रोडक्ट लेंगे तो हम अपने हेल्थ सिस्टम को इंटैक्ट रख सकते हैं। तो दोस्तों हेल्थ एक है, और तो ये तो दोस्तों से एक है, बीमारियां अनेक हैं, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद है कि हमारे पास सॉल्यूशन है। मेरी अपील है इस मंच के माध्यम से कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये बात जरूर बोलता हूँ, किसी एक्सपर्ट स्पीकर ने कही थी कि अगर जैसे ही मैं मोबाइल खरीदा मैंने 10,000 रुपए का, तो मैं पहले ही दिन इस पे एक स्क्रीन गार्ड लगाता हूँ, एक कवर लगाता हूँ, और तब कहता हूँ अब यूज करूंगा भाई, जब तक ये दोनों नहीं लग जाएंगे इसको निकालूंगा नहीं। क्यों? स्क्रैच लग गया तो कितनी चिंता है ना। लेकिन दोस्तों आप ये देखो, अगर इसको मैं बाहर फेंक दूं यहाँ से, ये टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और वो सर्विस सेंटर पे जाएगा तो बिल्कुल नया बन के फिर से ऐसे ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट मार्केट में अवेलेबल है, इसकी सर्विसिंग की जा सकती है, इसको रेनोवेट किया जा सकता है। लेकिन जब बात ह्यूमन बॉडी की आती है, तो क्या हमारे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है मार्केट में? क्या अगर आई डैमेज हो जाए, अगर लीवर डैमेज हो जाए, अगर किडनी डैमेज हो जाए, क्या मिल जाएगी? सोचिए, हमने सक्सेस तो बहुत बड़ी अचीव कर ली, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बंगला, और बड़ी पोस्ट पे बन गए किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड, लेकिन इस प्रोसेस में हमारा एक किडनी डैमेज हो गया, या लीवर डैमेज हो गया, या लंग्स डैमेज हो गए, या हमारी घुटने चले गए। बड़ा मकान है लेकिन पैर साथ नहीं दे रहे उसमें मकान में घूमने के लिए। गाड़ी बड़ी है मर्सिडीज, लेकिन उसमें बैठा आदमी 100 बीमारियों से जकड़ा हुआ है। तो क्या जिंदगी का मजा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। है ना? एक अस्वस्थ आदमी जिंदगी का मजा नहीं ले सकता।
है नहीं। जिंदगी का मजा लेने के लिए तो दोस्तों स्वस्थ होना जरूरी है, और स्वास्थ्य के बिना सफलता अधूरी है। तो मेरी अपील है इस मंच के माध्यम से कि हम अपने स्वास्थ्य को प्रिजर्व करें, उसको प्रोटेक्ट करें। ये हमारी ड्यूटीज है, ये हमारी राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक ही एक परिवार में योगदान दे सकता है, समाज में योगदान दे सकता है, संस्था में योगदान दे सकता है, और देश के लिए योगदान देते हुए एक एसेट बन सकता है। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज इस मंच के माध्यम से मुझे एक महत्वपूर्ण मैसेज डिलीवर करने का मौका मिला, और वो एक अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, और एक भी आदमी अगर इस फार्मूले को अपनाता है और फिर 4-5 महीने में हमारी मुलाकात होती है, बोलता सिंह साहब वो फार्मूला तो वंडरफुल है, इट इज वर्किंग, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि चलो यार 1 से 2 हो गए, यानी ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को एंड करता हूं, और जो हमारे होस्ट हैं अनूप जी, इनको मैं अनम्यूट करता हूं, और बैक टू द होस्ट। और अनूप जी, मेरा प्रेजेंटेशन पूरा हुआ, और आप कृपया कमान संभालिए फिर से। यस प्लीज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने दिया, और मैंने काफ़ी चीज़ें नोट की। मैं कई बार से हेल्थ सेशन देखता आया हूँ, बख्शी सर का, एस.के. तिवारी जी का, लेकिन फिर भी मुझे कई ऐसी चीज़ें निकल के आई नोट करने लायक कि मेरा तो एक पेज भर गया आज के सेशन का भी इन्फॉर्मेशन लेके। मैं ऐसा करता हूँ काफ़ी लोग जो होंगे आज के मीटिंग में, पुराने और नए दोनों, काफ़ी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिला होगा आपके थ्रू, और काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन आपने बनाया है। और इसी के साथ अब अगला जो दौर है, वो अगला जो सेशन का पार्ट है वो लीडरशिप सेशन है, जिसमें कि 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, और उन टॉपिक्स पे बोलने के लिए सबसे पहले मुझे ही बताया गया है। तो मैं उन टॉपिक्स को बताता हूँ, फिर आगे का जिनको असाइन होगा एक बार मैं उनको आपको अनम्यूट। इनवाइट करता हूँ। जी जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप 2 मिनट का नेक्स्ट। ब्रेक। ठीक है हाँ, ठीक 2 मिनट है। का ब्रेक ले लें। ओके ओके। तो दोस्तों, ये हेल्थ सेशन था, और जो हमारे गेस्ट आए थे, जिन मेहमान थे जो इस हेल्थ सेशन को अटेंड करने आए थे, तो अब ये हम एक सेकंड सेशन में स्विच ओवर करेंगे। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे हम। अभी टाइम हो रहा है 8:02। हम 8:04 पे इसको फिर से रिज्यूम करेंगे, बट द टॉपिक विल बी डिफरेंट। वो क्या टॉपिक होगा कि अब कुछ लोग इस बिजनेस को भी बड़े सीरियसली कर रहे हैं, तो कुछ सक्सेसफुल लोगों द्वारा आपको इस बिजनेस बिल्डिंग की टिप्स दी जाएंगी, कुछ फार्मूले बताए जाएंगे। लोग कहते हैं चैलेंज है, सब कुछ बंद है, लोग मिलना नहीं चाह रहे, लेकिन वो ये बताएंगे कि इस लॉकडाउन में बम्पर ज्वाइनिंग कैसे लानी है, वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है, और कैसे हमें एक बड़ी टीम को डेवलप करते हुए बिल्ड करना है। तो वो पॉसिबिलिटी आप देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड। तो अगला सेशन हम 8:04 पे शुरू करेंगे, और मैं एक ब्रेक लेता हूं 1 मिनट का, और वो लोग जो इस बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहे हैं वो उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। बाकी लोगों को अलविदा। 1 मिनट।